अगर आपसे कोई कहता है कि आप बिना ग्रामर के इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सब कुछ सीख जाएंगे तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखने के लिए ग्रामर्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज मैं आपके लिए 7 गोल्डन रूल्स लेकर आई हूँ ग्रामर से रिलेटेड। इस वीडियो में यदि आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से, तो आज के ये जो 7 गोल्डन रूल्स है ग्रामर से रिलेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ किस तरीके से आप सही सही इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 1 है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हैव आता है तो कहीं पे इसका मतलब निकलता है पास है, यानी कि कोई चीज़ आपके पास है, और कहीं पे इसका मतलब निकलता है गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कब इसका मतलब है पास है और कब इसका मतलब होगा ये दूसरा वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है आई हैव अ कार। इसका मतलब है कि मेरे पास एक कार है। यहाँ पे देखिए हैव का मतलब है पास है और हैव का मतलब पास है कब निकलता है जब पोजेशन हो, यानी कि पोजेशन, इसको हम पढ़ेंगे पोजेशन। यहाँ पे देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी कि किसी चीज़ पे आपका अधिकार हो। जैसे कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, इस कार पे मेरा अधिकार है, पोजेशन है। तो यहाँ पे हम हैव का मतलब निकालते हैं पास है। ठीक है, और इसमें सेंटेंस में कैसे समझेंगे, इसके बाद देखेंगे कि हैव के बाद वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने कट का निशान दिए हैं कि यहाँ पे हैव के बाद आपको वर्ब नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आपको नाउन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हैव के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाता है, हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, ठीक है, जैसे कि खाना पीना, ईट हो गया, स्लीप हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये सभी के सभी क्या है, वर्ब है। तो अगर हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं है, डायरेक्ट नाउन आ रहा है, तो वहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, कोई चीज़ आपके पास है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा आई हैव अ कार। ठीक है, तो आपने रूल नंबर 1 समझ लिया कि कब इसका मतलब पास है जब हैव के बाद कोई वर्ब न हो। अब देखिए, अब देखते हैं कि इसका मतलब कब होगा गया है, लिया है। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल है आई हैव ईटन फूड। इसका मतलब है कि मैंने खाना खा लिया है। यहाँ पे हैव का मतलब है लिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि हैव के बाद क्या आ रहा है, ना वर्ब आ रहा है। ठीक है, वर्ब क्या है, ईट है, तो ईट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ईटन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। मैंने खाना खा लिया, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि हैव के बाद अगर वर्ब आ जाता है, चाहे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म जरूर आएगा। तो इसके बाद अगर हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म है, कोई वर्ब आ जाता है, तो वहाँ पे समझना है कि वहाँ पे इसका हैव का मतलब क्या है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है। यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई काम हो रहा है, काम को हम एक्शन बोलते हैं। कोई काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है कि मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि खाने का जो काम है वो कर चुका हूँ। यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि हैव का मतलब क्या है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, इसमें से कोई भी आ सकता है। अगर यहाँ पे देखिए कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कई तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, अधिकार की बात हो रही है, और यहाँ पे हैव के बाद वर्ब भी नहीं आ रहा है। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हैव का मतलब क्या है, पास है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में अगर हैव आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब इसका मतलब पास है होगा और कब इसका मतलब ये दूसरा वाला होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए दूसरा रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारी डेली जो स्टोरी के वीडियोज है वो देखते हैं तो उसमें ये जो सवाल है बहुत आता है, ये बहुत काम आएगा आपको स्टोरी को रीड करने में। कहीं पे भी देखेंगे कि स्टोरी में आस्क का मतलब होता है कहना। ठीक है, तो आस्क का मतलब कहना कब होगा, और कहीं पे इसका मतलब होता है पूछना, तो इसका मतलब पूछना कब होगा, हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका भी रूल है। यहाँ पे देखिए आस्क का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये आस्क होता है, और इसका सेकेंड फॉर्म आस्क्ड और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल है कि ही आस्क्ड मी वेयर डिड यू गो। ही आस्क्ड मी यानी कि उसने मुझसे पूछा
वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आस्क का मतलब आस्क्ड का, यहाँ पे आस्क्ड है। ठीक है, आस्क सेकेंड फॉर्म है। पूछा, यहाँ पे क्या आ रहा है, पूछना आ रहा है। ठीक है, आस्क का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, पूछना आ रहा है। तो कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ पे आस्क का मतलब पूछना है, क्योंकि देखिए अगर आस्क के बाद या फिर आस्क्ड के बाद, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो या फिर सेकेंड फॉर्म हो, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अगर टू नहीं आए तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि जो आस्क का मतलब है वो यहाँ पे पूछना है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हैं कि आस्क्ड आया है, फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म दोनों हो सकता है, और उसके बाद जो मी है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए टू नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेयर आ रहा है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे वर्ड हो सकता है, केवल टू नहीं आना चाहिए। तब आपको इसका मतलब समझना है कि यहाँ पे आस्क्ड का मतलब क्या है, पूछा। अगर आस्क भी हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि आस्क का मतलब पूछना कब होगा। अब देखते हैं कि इसका मतलब कहना कब होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ही आस्क्ड मी टू सिट, उसने मुझसे बैठने के लिए कहा। अब यहाँ पे आस्क्ड का मतलब क्या है, कहा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में यहाँ पे भी कहा। तो देखिए अगर वर्ब आस्क्ड फर्स्ट फॉर्म हो या फिर सेकेंड फॉर्म हो या फिर थर्ड फॉर्म हो, अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि मी यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि टू आया है। ठीक है, तो टू हो तो वहाँ पे आपको समझना है कि आस्क का मतलब कहना है। ठीक है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे अगर टू ना हो तो वहाँ पे आपको समझना है कि आस्क का मतलब पूछना है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे कि आस्क का मतलब कब इसका मतलब कहना होगा और कब पूछना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड है जिसके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं, लेकिन दोनों का जो मतलब है वह अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। रूल नंबर 3 है ब्रेक। ठीक है, इसको भी हम ब्रेक पढ़ते हैं, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पे मीनिंग में दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे है BREK और यहाँ पे है BRAKE है। जो ई है ये लास्ट में आ गया है, देख सकते हैं, और के जो है ई के पहले आ गया है। तो देखिए ये वाला जो ब्रेक है BREAK, इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, और BRAKE है, इस ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक लगाना, रोक या फिर ब्रेक। ठीक है, जो गाड़ी में ब्रेक होती है उस ब्रेक को हम बोलते हैं ये ब्रेक। ठीक है, जो गाड़ी में ब्रेक होती है, साइकिल में, गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में ब्रेक होती है तो उसको हम इस तरह से बोलते हैं ब्रेक, उसकी मीनिंग ये होती है। और ये जो ब्रेक है नीचे वाला, तो इसको हम वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में दोनों तरीके से यूज करते हैं। इस ब्रेक का मतलब ब्रेक लगाना भी होता है और ब्रेक भी होता है। ब्रेक हो गया आपका नाउन और ब्रेक लगाना हो गया आपका वर्ब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पहले वाले ब्रेक को देखते हैं। इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ये एक वर्ब है। ठीक है, जो इसका फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए ब्रेक का तो फर्स्ट फॉर्म ब्रेक हो गया, इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक, इसको हम ब्रोक पढ़ेंगे। और इसका तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर लेना है, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक होगा। और यहाँ पे देखिए ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि हाँ रूल नंबर 1 है, 1 सेकेंड, सही है सही है। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 मैंने लिखा है, मुझे लगा कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए जो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है वो होता है ब्रोक। ठीक है, ब्रोक, और यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, देख सकते हैं। और इसका थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, इसको हम पढ़ेंगे ब्रोकन, ये आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म हो गया ब्रोक और इसका थर्ड फॉर्म हो गया ब्रोकन। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है। कई सारे स्टूडेंट को पढ़ने में थोड़ा से रॉन्ग होते हैं, यानी कि थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स लोग हैं, इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख दिया है यहाँ पे। इसको पढ़ेंगे ब्रोकन और इसको पढ़ेंगे ब्रोक। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं कि उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया, ही ब्रोक माई टॉयज। यहाँ पे देखिए ब्रेक का सेकेंड फॉर्म आया है ब्रोक, यानी कि उसने मेरा खिलौना तोड़ दिया। नेक्स्ट है कि राहुल हैज ब्रोकन द चेयर, यानी कि राहुल ने कुर्सी को तोड़ दिया है, तोड़ चुका है। ये जो सेंटेंस हो गया ये हो गया आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं कि हैज के बाद वर्ब के सेकेंड थर्ड फॉर्म आया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म आया है और यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म आया है, थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ऑलवेज ब्रेक्स माई टॉयज, यानी कि वह हमेशा मेरे खिलौने को तोड़ देता है। ठीक है,
यहाँ पे जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है। चूँकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है यानी एक वचन, तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे ब्रेक के साथ एस लगा है, ब्रेक्स हो गया। ठीक है, ही ऑलवेज ब्रेक्स माई टॉयज, यानी कि वो हमेशा मेरा खिलौना तोड़ देता है। तो ब्रेक का मतलब आप समझ गए, ये वाला ब्रेक, पहले वाले ब्रेक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। इसकी मीनिंग क्या होती है, BREAK। और इसका सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। मैंने एग्जांपल के साथ आपको बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से ये जो वर्ड है आपको सेंटेंस में दिखेगा। अब देखते हैं ये वाला ब्रोक, ये जो ब्रेक है इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए जो दूसरा वाला ब्रेक है, तो यदि आप इसको नाउन के रूप में यूज कर रहे हो तो ये तो सिंपली ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसका भी जो फर्स्ट फॉर्म है, जो फॉर्म है वो चेंज होएगा। जैसे कि इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ब्रेक्ड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी ब्रेक्ड होता है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों इसका सेम होगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। द ब्रेक्स ऑफ हिज साइकिल हैड फेल्ड, यानी कि उसके साइकिल की ब्रेक फेल हो गई थी। यहाँ पे देखिए जो ब्रेक है, ये जो ब्रेक है ये हम नाउन के रूप में यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ब्रेक्स ऑफ हिज साइकिल, यानी कि उसके साइकिल, हिज साइकिल उसके साइकिल ऑफ यानी कि ब्रेक, ठीक है, उसके साइकिल की ब्रेक हैड फेल्ड, यानी कि फेल हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेक आया है ये नाउन के रूप में आया है। अब देखते हैं कि इसको हम वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, ही ब्रेक्ड, सेकेंड फॉर्म है, ही ब्रेक्ड शार्पली टू अवॉइड अनदर कार। इसका मतलब है कि उसने दूसरी कार से बचने के लिए तेजी से ब्रेक लगाया। ठीक है, ही ब्रेक्ड यानी कि उसने ब्रेक लगाया, यहाँ पे है नाउन ब्रेक लगाना। ठीक है, ही ब्रेक्ड उसने ब्रेक लगाया। ठीक है, शार्पली का मतलब है तेजी से। ठीक है, तेजी से। टू अवॉइड, और टू अवॉइड का यहाँ पे मतलब है बचने के लिए। ठीक है, बचने के लिए। और अनदर का मतलब है दूसरी कार। ठीक है, अनदर कार यानी कि दूसरी कार से। ठीक है, तो उसने दूसरी कार से ब्रेक लगाने के लिए क्या किया, तेजी से ब्रेक लगाया। ठीक है, दूसरी कार से बचने के लिए तेजी से ब्रेक लगाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ब्रेक का यूज हम नाउन और वर्ब दोनों रूप में कर सकते हैं। नाउन अगर वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसका फॉर्म जो है चेंज हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा इसका ब्रेक्ड और थर्ड फॉर्म भी होगा ब्रेक्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ जो कॉमन है, जो सबको आना चाहिए, कि देखिए कई ऐसे वर्ब होते हैं जिसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो इसके सेंटेंस में यूज हुआ है तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आया है या फिर थर्ड फॉर्म आया है। जैसे कि यहाँ पे आपने सेंटेंस देखा कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, तो हमें कैसे पता चला कि ये सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो सेम है। तो देखिए अगर इसके पहले ठीक है, सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म के पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जैसे कि हैज, हैव, इज, एम, आर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है तो ये सेकेंड फॉर्म है। देखिए यहाँ पे ब्रेक्ड के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म आ गया है, तो आपको समझना है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इसके पहले कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाता, जैसे कि हैज हो जाता, हैव हो जाता, तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये यहाँ पे वर्ब के थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, और वो जो सेंटेंस हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। और ये अगर सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, चलिए आई होप रूल नंबर 3 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखिए रूल समझ में आ रही है, वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर 4, वो है कि THE को कब हम द पढ़ते हैं और THE को कब हम दी पढ़ते हैं। तो देखिए जब THE के बाद वर्ड के पहले, यानी कि THE के बाद वर्ड के पहले लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब है कि क से लेकर ग तक कोई भी साउंड हो सकता है। कब? THE के बाद वाले वर्ड। ठीक है,
THE के बाद अगर कोई भी वर्ड आ रहा है और उस वर्ड का अगर पहला लेटर की साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे THE को हम द पढ़ेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल नीचे है। अब देखिए दूसरा रूल क्या है कि जब THE के बाद वाले वर्ड का जो पहला लेटर है उसका साउंड अगर वावल हो तो वहाँ पे हम, वावल का मतलब है कि अ से लेकर अ तक कोई भी साउंड हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे THE को हम दी पढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे द सन, क्योंकि देखिए THE के बाद जो वर्ड आ रहा है इसका पहला जो लेटर है इसका साउंड आ रहा है स, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सन, यानी कि स। तो स का साउंड किस में आता है, क से लेकर ग में ही स आता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट में स आता है। तो यहाँ पे हम द सन पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखिए इन दी मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि देखिए THE के बाद वाला जो वर्ड है इसका पहला लेटर जो कि साउंड है ईस्ट। यहाँ पे हम, आपको ये नहीं देखना है कि वावल है कि कॉन्सोनेंट, आपको साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। ईस्ट, ई का साउंड कहाँ पे आएगा, अ से लेकर अ में ही कोई ना कोई ई का साउंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम THE को क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला जो वर्ड है इसके पहला लेटर के साउंड जो है वह वावल आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे कि कब हमें THE को द पढ़ना है और कब इसे दी पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब THE के बाद वाला कोई भी वर्ड का पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो द पढ़ेंगे, और THE के बाद वाला जो वर्ड है उसके पहले लेटर का साउंड अगर वावल है, इनमें से कोई भी साउंड है अ से लेकर अ तक, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट रूल है, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं जो बिगिनर्स लोग हैं कि ईज एम आर हम कब लिखे प्रेजेंट में, ठीक है। ईज एम आर का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट में। कोई भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ईज एम आर का यूज करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ईज लिखना है, कब एम लिखना है, कब आर लिखना है, ये पता चलेगा हमें सब्जेक्ट से। तो देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ हम हमेशा एम लिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, यहाँ पे एम आया है, देख सकते हैं। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई नेम हो तो इसके साथ हम ईज लिखते हैं, ठीक है। ईज हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये सभी के सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी में मतलब होता है सहायक क्रिया। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट ही आया है तो ही के साथ ईज आएगा, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट यू, दे, वी हो तो इसके साथ हमेशा आर आएगा। जैसे कि यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो या फिर आप एक डॉक्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यू के साथ क्या आया है, आर आया है। सब्जेक्ट यू है तो आर आएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहता तो आर आता, वी रहता तो भी आर आता। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ही की जगह पे कोई नेम हो जाता है, जैसे कि राम इज अ डॉक्टर तो राम के साथ भी इज लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ही की जगह पे अब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आई सब्जेक्ट हो तो आई के साथ हमेशा एम आता है, ठीक है। प्रेजेंट में ये आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंट में वह एक डॉक्टर है, ठीक है, और वह एक, तुम एक डॉक्टर हो, यानी कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में अभी वो एक डॉक्टर है, ठीक है, या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आगे है कि अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम वाज और वर का यूज करते हैं, ठीक है। तो कब हमें वाज लिखना है, कब वर लिखना है, देखिए इसको सीखते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और नेम हो तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लिखते हैं। जैसे कि ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। पास्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अभी वो प्रेजेंट में डॉक्टर नहीं हो सकता है कि अभी वो छोड़ दिया है काम करना डॉक्टर का, लेकिन वो पास्ट में एक डॉक्टर था। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ही वॉज और डॉक्टर। या फिर मान लीजिए कोई भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपके दादाजी है जिनकी डेथ हो चुकी है, तो अब अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे दादाजी एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज हो जाएगा, ठीक है। तो दादाजी क्या हो गया, एक नेम ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉज लिखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि सब्जेक्ट हमारा यू, दे, यानी किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यू, दे या फिर वी, हम अपने बारे में, जैसे कि वी आर अ डॉक्टर, ठीक है, वी वर अ डॉक्टर, हम एक डॉक्टर थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा यू हो, दे हो या फिर वी हो तो इसके साथ हम
वर लिखते हैं, जैसे कि यू वर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 है कि कब हम हैज लिखते हैं और कब हैव लिखते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम निकलता है। तो देखिए प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या फिर कोई नेम हो तो इसके साथ हम हैज लिखते हैं, जैसे कि ही हैज अ कार। ठीक है, उसके पास एक कार है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के साथ हैज आएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट शी हो जाता तब भी हैज आता, ईट हो जाएगा तब भी है जाएगा, और कोई नाम हो जैसे कि राम हैज अ कार, राम के पास एक कार है, तब भी यहाँ पे है जाएगा। हैव का यूज हम करेंगे जब सब्जेक्ट आई, यू, दे, वी हो, तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, जैसे कि आई हैव अ कार। ठीक है, अब यहाँ पे आई हैज अ कार नहीं बोल सकते, जो सेंटेंस है वह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हैव है ये इन सभी सब्जेक्ट के साथ आता है। तो हम बोलेंगे आई हैव अ कार, या फिर यू हैव अ कार, दे हैव अ कार, वी हैव अ कार। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में आपने पूरे के पूरे 7 रूल सीखे, 7 गोल्डन रूल, जो कि आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आई होप सारे रूल आपको समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, आपका बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके।